नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कमजोर ग्लोबल संकेत बाजार पर भारी। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसलकर 25,900 के करीब। इन्फोसिस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी फ्लैट। मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की कमजोरी। आज के चार्ट जीपीटी स्पॉटलाइट और बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। बाउडील के बाद पेटीएम और एम्फेसिस में कमजोरी। वहीं स्पॉटलाइट शेयर और फार्मा करीब 1% मजबूत। उधर चार्ट जीपीटी सीमेंस और हुडको में भी खरीदारी का। रियल्टी और मेटल शेयरों में आज सबसे ज्यादा कमजोरी। दोनों सेक्टर इंडेक्स करीब 1% नीचे। मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक और सेल 2% की गिरावट के साथ एफएनओ के टॉप लूजर्स में शामिल। वहीं चुनिंदा डिफेंस, सरकारी बैंक शेयरों में रौनक। ब्लॉक डील के बाद टूटा केन्स टेक। शेयर करीब 5% गिरकर वायदा का टॉप लूजर बना। लार्ज ट्रेड की वैल्यू करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं ब्लॉक के बाद जिमा एयरपोर्ट्स में तेजी। शेयर करीब 3% चला। 4.5 करोड़ से ज्यादा शेयरों ने की हुई ब्लॉक डील। चलिए, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीरूर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले शो से राजेश पालवे जी और प्रकाश काबा सर कंटिन्यू करेंगे। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी जुड़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया से। और बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट टेक्निकल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। साथ ही आशीष से जानेंगे कुछ क्यूएसआर कंपनियाँ क्यों हैं फोकस में आज। लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर यूएस फ्यूचर्स रेडी हो तो मुझे दीजिएगा, वरना अपडेट करके दीजिएगा। आधे घंटे पहले तक यूएस फ्यूचर्स ऊपर थे, अभी एकदम से वहाँ टर्न आया है। और अगर आप देखें एशियन मार्केट में अब गिरावट थोड़ी सी और बढ़ रही है। कॉस्पी हो गया, हैंग सेंग हो गया, बाकी की मार्केट्स हो गई, सभी में इस समय आप एकदम से गिरावट देखेंगे। एशियन मार्केट दिखा दीजिए मुझे, अगर यूएस फ्यूचर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक प्रेशर आप इस समय मार्केट में देखेंगे। चलिए, मैं वेट करता हूँ एक बार एशियन मार्केट की। ये देखिए, ये करीब 1.5% नीचे हैंग सेंग। ताइवान भी करीब 2-2.5% नीचे। स्ट्रेट्स यहाँ पर भी करीब 0.5% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और बाकी की एशियन मार्केट भी ये देखिए, यूएस फ्यूचर्स अब देखिए कहाँ हम ऊपर थे, अब हम नीचे आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये एक इम्पैक्ट डालता हुआ यहाँ पर। मीनवाइल वो लिस्टिंग हो गई है 150 पार। एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब हुआ था ये इशू। ओवरऑल भी करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था, एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब हुआ था। जिनको मिल गया, कई बार क्या होता है ना वीरू, आप जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वहाँ से कुछ मिलता नहीं, लेकिन जिसको आप इग्नोर करते हैं वो ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न दे देता है। ये देखिए, फिजिक्स वाला, मतलब अगर आपने अप्लाई किया फिजिक्स वाला में तो पूरा एलोकेशन मिला होगा आपको एचएनआई सेगमेंट में, और खुलते ही 50% के रिटर्न मिल गए। मतलब बताइए, ये मार्केट है, बहुत अनोखी चीज़ है मार्केट। और जो कहते हैं ना कि जनाब जो हमें मिलता है वो चलता नहीं, उनके लिए एक सीख है यहाँ पर। मिला भी, चला भी। 161 यहाँ पर, क्या गजब की अगर आप देखें लिस्टिंग है। मीनवाइल निफ्टी या डे लो करीब 25,985, 885 पर ट्रेड करते हुए हम। और अब थोड़ा सा स्क्रीन पर अगर आप देखें वाइल्ड स्विंग्स विजिबल हैं। हालांकि निफ्टी अभी भी बैंक स्थिर है, बट निफ्टी आईटी आज के पेन को स्पॉन्सर करता हुआ, जैसे कि अनु जब यहाँ पे स्क्रीन पे रख रहे थे, यूएस फ्यूचर्स, उसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। और निफ्टी आईटी, और मैं निफ्टी आईटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, याद रखिएगा, निफ्टी आईटी डे लो पर, और निफ्टी आईटी अब 100 डे मार्क को वायलेट करने के केस बना रहा है, याद रखिएगा। पैनल आपकी स्क्रीन पे है, जिनसे एक एक करके हम ट्रेड लेंगे। डायरेक्टर साहब प्लीज जरा स्क्रीन पे पैनल रखिएगा और उनसे करते हैं बातचीत और ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। राजेश पालवे जी, प्रकाश का बसर पिछले कार्यक्रम से, और नीलेश जैन और विकास सालू के फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, नो डाउट ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग हमें जरूर देखने को मिल रही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अभी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी के लिए सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है वो है फेडरल बैंक। देखिए, काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने आज के सेशन में इस पर्टिकुलर काउंटर में देखा है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी काफी दिनों से पॉजिटिव नजर आ रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 246 और 250 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो 246, 250 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक को करंट लेवल पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 236 का 236 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है
HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस पैक में से ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। काउंटर अपने 50 DMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव इस काउंटर में 4950 से 5000 तक का देखने को मिल सकता है। 4950 एंड 5000 के दो टारगेट होंगे। 4780 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड HL को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। HCL को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये हो गई इस समय की दो ट्रेड्स। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो ओवरऑल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक पे से भी मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। मुझे बैंक निफ्टी अभी भी एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देखने मिल रही है। उसमें मुझे लगता है एक्सिस बैंक यहाँ पे बाय करना है। 1256 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 1300 के टारगेट के लिए इसको यहाँ पे बाय किया जा सकता है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी देखने मिल रहा है वो 1238 का है, तो 1238 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक को यहाँ पे बाय कीजिए। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने जिस हिसाब से इसमें एक रिवर्सल देखने मिल रहा है, मुझे लगता है ऊपर में 1300 के आसपास की रेंज में जाते हुए देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा इटर्नल। इटर्नल में हमने देखा है कि कल के सेशन में 300 के बाद 310 के आसपास का एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिला था। आज भी ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिला, तो इटर्नल यहाँ पे मेरा बाय कॉल रहेगा। 324 के टारगेट मुझे यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी इसमें देखने मिलेगा 304 का है, तो 304 के स्टॉप लॉस से इटर्नल को यहाँ पे बाय करना है 324 के टारगेट के। ओके इटर्नल सुबह चर्चा इस स्टॉक पे हो रही थी। रिवर्सल का अगर आप देखें आज कैंडिडेट था, अभी तक तो स्क्रीन पे विजिबल है वो। प्रकाश काबा सर आपके दो ट्रेड्स। और मेरा फर्स्ट स्टॉक रहेगा पीडीलाइट। पीडीलाइट ट्रेड कर रहा है 1490 के आसपास। इसमें लगता है थोड़ी स्ट्रेंथ है। स्टॉप लगेंगे करीब 7 रुपए का, 1482 का, 7-8 रुपए का। टारगेट मेरे ख्याल से 1505 पॉसिबल है। पीडीलाइट में थोड़ी नजर आती है इसके। दूसरा स्टॉक जो है वो है हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स में एक तेजी तो है, मोमेंटम है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन मोमेंटम है। 5863 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 5830 का। 30-33 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 6000 के होने चाहिए, लेकिन थोड़ा से वक्त लगेगा। लगता है 6000 की तरफ जा रहा है हीरो मोटर्स। ओके चलिए ये हो गई आपके लिए इस समय की ट्रेड्स। आई थिंक पालवी जी की ट्रेड्स बाकी हैं अभी। हाँ राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड्स। तो अनुज जी, पहला स्टॉक जो बाय साइड में पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और हमें लगता है यहाँ पे बायोकॉन को फोकस में रखना चाहिए। एक इनिशियल डिप के बाद स्टॉक वापस अपने डे हाई की तरफ आते हुए दिख रहा है। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, मल्टी वीक रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिखी है। हमें लगता है बायोकॉन यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखेगा। 435 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बायोकॉन फ्यूचर बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 415 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें IIFL यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी है अप ट्रेंड की, और स्टॉक में अगर देखें तो जुलाई के स्विंग हाई भी सरपास किए कंफर्टेबली, तो IIFL पे बाय करने की सलाह है। ऑन द हायर साइड 585 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड 558 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उन्हें बाजार का टेक्सचर इस समय कैसा लग रहा है। सुशील जी गुड मॉर्निंग। पहले बात इंडेक्स की करते हैं। बताइए क्या बिग कॉल है इस समय आपकी, निफ्टी को लेकर, मिड कैप्स को लेकर या निफ्टी बैंक को लेकर? देखिए, बिहार के चुनाव के नतीजे जिस तरह की अप्रत्याशित जीत हुई, उसके बावजूद निफ्टी अटकी सी रही। तो बिहार के चुनाव का जो उत्सव है वो शेयर बाजार में मन नहीं पाया, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में कोहराम शुरू हो चुका है। पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन पर लगी इस S&P की चार्ट को पहले दिखाएं। अगर चार्ट आ गई है स्क्रीन पे तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे वाली जो ब्लू लाइन अब टूट चुकी है, और जो हमने आपसे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक फोरकास्ट शेयर की थी कि एक बार 6370, 6380 तक S&P 500 जा सकता है, तो यहां से अभी भी 5% है। पर अब मैं सीधी छलांग मारता हूं हमारी देशी निफ्टी इंडेक्स पे। फ्यूचर्स ही मैं कैश दिखा रहा हूं आपको। आप ये देखो कैश की चार्ट पे, 1 मिनट के लिए आप आ जाओ। इस कैश की चार्ट पे, सीधे आवरली चार्ट पे हम चलते हैं। भले ही वॉल स्ट्रीट पर अभी भी 5% घटना बाकी है, और इसलिए शायद आज इस तरह से क्रैक हो गई हमारी इंडेक्स। एक्सपायरी भी है। हमने कल रात को एक बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो अपने क्लाइंट्स के साथ साझा किया, जिसमें मेरा यह अनुमान है 25,700, 25,725 के नीचे जाए बिना, 25,700, 725,
इतना हो सकता है, जिसमें भी 200 पॉइंट बचे हैं। चना कुरमुरा है 200 पॉइंट हमारे इंडेक्स के लिए, 1% से भी कम है अभी के भाव से। 200 पॉइंट से ज्यादा नीचे निफ्टी न घटे, चाहे वॉल स्ट्रीट को जो करना है कर ले। हमारी अगली छलांग 26,800 की तरफ है। ये चार्ट पे मैंने 26,800 का अगला पड़ाव प्लॉट किया है, और उसके बाद एक थोड़ा सा करेक्शन और उसके बाद आप जो वीरे दी वेडिंग का मजाक उड़ाते हो ना, वो खूंखार तेजी ऐसी बनेगी दिसंबर के एंड में कि लोग पछताते जाएंगे। और उसका गणित मैंने निकाला है। देखो, हमारी एक प्रोप्राइटरी इंडेक्स है, फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स। मैं आशा कर रहा हूं मेरी स्क्रीन अभी भी शेयर्ड है, पीसीआर रहने दे स्क्रीन को थोड़ी देर। तो फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स क्या है? मैंने बहुत साल मेहनत करी कि कोई ऐसे मार्केट ब्रेड्थ को फोरकास्ट करने वाला इंडिकेटर निकाला जाए। जितने भी मार्केट ब्रेड्थ के इंडिकेटर है वो रिएक्टिव है। आज एडवांस डिक्लाइन इतना था, लास्ट वीक में इतना था। इतिहास की बात है, फॉरवर्ड लुकिंग बात नहीं है। फॉरवर्ड लुकिंग बात सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है, भाव का सबसे बेस्ट प्रेडिक्टर भाव है, बाकी सारे इंडिकेटर्स लैगिंग है। तो हमने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के भाव को निफ्टी से जब डिवाइड किया, तो जब जब बाजार में एक तरफ से उन्माद सा बनने लगता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स से नेचुरली हायर बीटा के कारण बहुत ज्यादा भागने लगते हैं। तो मार्च से लेके अभी तक जो पहला लेग आया था, ये ए वेव था, और ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है इन दो काली लकीरों के बीच में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि ग्लोबल मार्केट्स की हताशा को देख के, किसी और बात की हताशा को देख के जो माल छोड़ देगा, वो ठीक वैसा ही कांड हो जाएगा कि लक्ष्मी जी माथे पे टीका लगाने आई और आप मुंह धोने चले गए। क्योंकि इसके उपरांत आप समझ लो, नवंबर के महीने से मुझे लगता है 30% तक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स आउट परफॉर्म कर सकती है निफ्टी को। तो आप निफ्टी की पिछली चार्ट के साथ जोड़ो, करीब 8 से 9%, क्या पता 10% तक की ऊपर जगह है। और 30% अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 आउट परफॉर्म करेगी, तो पैसा बरसेगा इंडेक्स के बाहर वाले स्टॉक्स में, स्मॉलर कैप्स में, मिड कैप्स में। बिल्कुल। खैर, मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया वैसे वीरे दी वेडिंग का, क्योंकि आपका वो व्यू है और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस व्यू की, और मेरा भी व्यू एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव ही रहा है। तो इसके लिए अगर आपके व्यू का मजाक उड़ाऊंगा तो वो मेरे व्यू का भी मजाक हो गया ना, तो इसके लिए ऐसा नहीं है। नहीं, मजाक व्यू का नहीं है, हम हंसी मजाक करते हैं आपस में, मेरे शब्द थोड़े वो फर्क पड़ तो जाते हैं। हाँ, वो तो खैर हंसी मजाक तो होते रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम की बात के साथ साथ हंसी मजाक होता रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए अब जरा, फिर यहाँ से आपने कहा कि अगर पूरा का पूरा मोमेंटम इंडेक्स के बाहर है और वहीं पर अगर आप चाहेंगे कि पैसा बनाया जाए, तो सबसे पहले फिर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए। बताइए 5-6 अनुज जी, स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं। हर हर सप्ताह हम इतनी ज्यादा एडवांस एनालिसिस आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं कि हमने पूरे मार्केट का कंप्लीट स्पेक्ट्रम कवर कर रखा है आपके साथ। अब जब जब ट्रिगर आएंगे, उस ट्रिगर के टाइम पे मैं आपको दोबारा अपडेट करूंगा। मान लीजिए कि जो आपके डेटा सेंटर स्टॉक्स की हमने इतनी विविड एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी, और वो अभी भी उसमें एक दो बाहर निकल रहे हैं। शुगर के स्टॉक्स की कर रखी है, अल्कोहल के स्टॉक्स की कर रखी है, टेक्सटाइल के स्टॉक्स जो बिल्कुल तैयार हैं यहां से 70-80% तक भागने। 40% तो मैं मिड कैप इंडेक्स की, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की औसतन मूवमेंट की बात कर रहा हूं। अगर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स औसतन 40% बढ़ेगी, औसतन इंडेक्स के बाहर के स्टॉक्स करीब करीब ऑन एन एवरेज 40% बढ़ेंगे, तो ऐसे मौसम में 80%, 100%, 125% कमाए बिना तो फिर मन को तकलीफ हो जाएगी। तो ये टेक्सटाइल के स्टॉक्स, अल्कोहल के स्टॉक्स, शुगर के स्टॉक्स, डेटा सेंटर के स्टॉक्स, फर्टिलाइजर में कुछ स्टॉक्स निकलेंगे। तो ये जो आपके फुटवेयर के स्टॉक्स, हो सकता है कि इंश्योरेंस के अंदर में आपके जो नेशनल इंश्योरेंस और जीआईसी पेंडिंग है। तो अनुज, स्पेक्ट्रम वही है। हर मंगलवार आपके साथ जैसे जैसे नए सिग्नल्स आएंगे, हम नामों को जोड़ेंगे। आज की आज ये तो देखिए एडवांस व्यू है कि अगले 3 महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स ऑन एन एवरेज 40% बढ़ जाएगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स के जब सिग्नल्स आएंगे, हम उनको डेफिनेटली आपके साथ कवर करेंगे। घोड़े वही हैं, मैदान वही है, सिर्फ चाल बदलेगी। अच्छा, एक ये जीएमआर एयरपोर्ट का चार्ट देखा है क्या आपने सुशील जी? आज क्या हुआ इसमें? 100 के पार निकला, शानदार मोमेंटम यहाँ पर स्टॉक में। अगर कोई व्यू है स्टॉक पर तो देखिए, हमारा तो व्यू बिल्कुल पहले से हम निश्चित करके बैठ जाते हैं। और अगर जीएमआर में हमने आपसे आखिरी वार्ता ये की थी कि ये 90 के ऊपर निकलेगा तो इसकी 120 की चाल बनेगी, और ये उस दिशा में बढ़ रहा है। तो हमको तो सस्ता लेने की आदत है। हम चढ़ के यहाँ पे जब अब सारा गांव अंदर कूद रहा है, तो उसको माल बेच कौन रहा है? तो हमारी तो एवरेज हम बिगाड़ेंगे नहीं, हम तो 90 से लेके बैठे, अब यहाँ में और चढ़ने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, एक ऑयल एंड गैस में आपने चेन्नई पेट्रो की बात की थी, एक मुझे याद है कुछ समय पहले, वो डबल हुआ स्टॉक उस कॉल के बाद। ऐसा कोई और पोटेंशियल डबलर इस स्पेस से? आई थिंक 450-500 पे डिस्कस किया था हमने। हाँ, 460 पे 5 मार्च को बाई कॉल आया था, उसमें हमारा अब 1090 है, तो हमने अपने निवेशकों को सचेत कर दिया है कि किसी भी दिन इसके अंदर टेक प्रॉफिट सिग्नल आ सकता है और 30% तक की घटत आ सकती है। एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है स्टॉक। उसी के साथ साथ हमने आपके साथ मैंगलोर रिफाइनरीज की भी बात की थी, 120 पे 180 हो गया। एक बार क्या पता दोबारा 120-30 में मिल भी जाए। हम बहुत बड़ी तेजी में इन दोनों स्टॉक्स में आने वाले 7-8 महीने में, पर एक बार मुनाफा वसूली करके 200-250 रुपया घट जाए, अगर चेन्नई पेट्रो तो आए हुए मुनाफे को वापस नहीं दे सकते। अनुज, इसी के साथ साथ ऑयल एंड गैस की अगर बात हुई है तो बीपीसीएल, एचपीसीएल अब हमारे यहाँ आज शॉर्ट सेल के सिग्नल आ चुके हैं। इंडेक्स की तेजी, स्मॉल कैप की तेजी, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक्स और सेक्टर्स का रोटेशन नहीं होगा। तो अगर अडानी टोटल गैस दबा ही हुआ है तो उसको पकड़ के रखो, कोई खास मूवमेंट नहीं आई है, और एक ऑयल एंड गैस के 20-25 दिन के करेक्शन के बाद क्या पता वो वापस चल जाए। तो सेक्टर्स के रोटेशन एंड विद इन सेक्टर स्टॉक्स के रोटेशन, दोनों ही बातें होंगी। अच्छा, क्या ये ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी करेक्शन का डर लग रहा है क्या? खास तौर से जिस तरीके से यूएस में एआई स्टॉक्स ने अब गिरना शुरू करा है, क्या उसको लेकर एक रिस्क आ रहा है ग्लोबल मार्केट का? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भले ही हमारी मार्केट कम गिरे, लेकिन एक रिस्क तो रहेगा। रिस्क तो देखिए है, इसीलिए इश्क चल रहा है। रिस्क है इसीलिए इश्क चल रहा है, पर जिस रिस्क को सारे ज्ञानी भांप लेते हैं और उस ज्ञान की फिर कोई खास एज नहीं बचती है, वो रिस्क जनरली स्पेंड आउट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई स्टॉक्स एक्सट्रीमली रिचली वैल्यूड या मिनियाकल स्टेट पे नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि 6300 की एक बार S&P 500 हो जाए 6350 की और वापस घूम के 7200 हो गई, और आपके यही पेलेंटिर और एनवीडिया नए हाई पे अगर आ सकते हैं तो वो रिस्क भी है। तो रिस्क इस वक्त जब कंसेंसस बन गया कि यहाँ रिस्क है, अब इस कंसेंसस वाली रिस्क के ऊपर में शॉर्ट सेल करने वाले के लिए कमाने के इंडेक्स पे 5% वॉल स्ट्रीट पे या एआई स्टॉक्स में कमाने के 15-20% और मुंह पे थप्पड़ पड़ जाए वापस उल्टा 25% का, तो बड़ी बात नहीं होगी। तो देखिए, बहुत सारे लेयर्स हैं ट्रेडिंग के गेम में, और जनरली मैं किसी व्यक्ति विशेष की बिल्कुल भर्त्सना नहीं कर रहा हूं। ये ह्यूमन नेचर है कि ऐसा है कि ह्यूमन बीइंग्स लव टू कंफर्म। वी ऑल वांट टू प्ले सेफ, मोर सेफ फॉर आवर इमेज देन मोर सेफ फॉर आवर मनी। तो अपनी इमेज को सेफ्टी में रखने के लिए ज्यादातर ओपिनियन मेकर्स, खासकर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ओपिनियन मेकर्स, वो हमेशा ट्रेंड के साथ कंफर्मिंग बात करते हैं, और ट्रेंड ऑलरेडी आधा हो चुका है। तो अब टॉप पे बात करनी चाहिए थी कि एआई के स्टॉक्स में बबल है, तो आधा तो करेक्शन हो चुका, आधा करेक्शन और 5-6% का बाकी है। तो ठीक है, इवेंचुअली एट सम पॉइंट 2026 में धर धुलाई होगी पूरे ग्लोबल मार्केट्स की, पर एक बार लगता है 5-7% का करेक्शन देने के बाद मार्केट्स वापस अपने हाइस को रीटेस्ट करेंगे। और ये बात सिर्फ एआई के स्टॉक्स में या यूएस इंडिसेस पे नहीं है, डैक्स की, फुटसी की, निक्की की, कॉस्पी की चार्ट्स को आप देख लो, मतलब हांगसेंग की चार्ट को देख लोगे, मतलब बिल्कुल लुढ़कने को तैयार है। तो इस लुढ़कन में भी एक सावधानी रखनी है कि 5-7% के करेक्शन के बाद एक रीटेस्ट आएगा हाइस का, और जब तक ये मार्केट अपने हाइस का रीटेस्ट करेंगे, हमारी निफ्टी वीरे दी वेडिंग और स्मॉल कैप्स का हनीमून मना चुकी होगी। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे कुछ और टॉपिक्स और स्टॉक्स पर। फॉर नाउ मार्केट अभी भी डे लो के काफ़ी करीब है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, काफ़ी दिक्कत में इस समय बाजार। जी हाँ, बिल्कुल अनुज, दिक्कत में है। निफ्टी आईटी 1% नीचे, निफ्टी डे लो 25,900 के नीचे ट्रेड करता हुआ। अब विषय को चेंज करते हैं। हमारे साथ श्री ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब, फाउंडर एंड एमडी वेलेंटिस एडवाइजर्स के जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मोर और लेस इस पूरे अर्निंग सीजन को बाजार ने बहुत सेलिब्रेट किया। बैंक्स ने अच्छा किया, कैपिटल गुड्स ने अच्छा किया, आईटी में पशुपेश वो अभी भी कायम है, बट लीड किया बैंक्स ने। ये बीता हुआ अर्निंग सीजन सर आपको लगा कैसा? आई मीन क्रक्स फाइनली, और उस क्रक्स के आधार पे सबसे जो ऊपर आपकी कन्विक्शन लिस्ट में अपीयर हो रहा है वो क्या है इस वक्त? तो देखिए, अपने जब अर्निंग सीजन चालू किए थे तो एक्सपेक्टेशन काफी नरम था। सबको लग रहा था कि ये सिंगल डिजिट ग्रोथ आएगा, और वही आया, सिंगल डिजिट ग्रोथ ही आया है। पर ये अर्निंग सीजन छठा अर्निंग सीजन है जिसमें ना
अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में आया है, यहाँ से हम लोग का अनुमान है कि अगला 4-5 अर्निंग सीजन में डबल डिजिट ग्रोथ आएगा। तो एक तरह से ये क्रॉसओवर क्वार्टर था कि लास्ट क्वार्टर सिंगल डिजिट था, यहाँ से अर्निंग्स अच्छे आएंगे। यदि अपने देखे तो अर्निंग सीजन में थोड़े सेक्टर अच्छे किए थे, थोड़े डिसअपॉइंटमेंट थे, पर जिस तरह से पहले अर्निंग सीजन में अर्निंग डाउनग्रेड हो रहे थे, वो इस बार अर्निंग डाउनग्रेड नहीं देखने को मिले हैं। तो वही सबका अनुमान है कि यहाँ से ना अर्निंग्स की रिकवरी आ जाएगी। और एक सेक्टर जहाँ पे अर्निंग्स रिकवरी ज्यादा आना चाहिए वो है बैंक्स। जैसे आपने बताया कि बैंक्स अर्निंग्स ठीक आना चालू हो गया है, वहाँ निम प्रेशर देखने को मिला है जो एक्सपेक्टेड था। यहाँ से अब जैसे जैसे ना डिपॉजिट के ब्याज घटेंगे तो है ना निम में बढ़त आएगी, निम अच्छा करने लग जाएगा। तो अगला 3-4 क्वार्टर में बैंक्स के निम काफी अच्छे हो जाएंगे और अर्निंग्स वहां पे काफी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में देखने मिला है कि बैंक्स की अर्निंग्स में करीब 0 से स्लाइटली नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ है। और जैसे जैसे अपने आगे जाएंगे बैंक्स में 10-15% का अर्निंग ग्रोथ आने के कारण पूरा है ना निफ्टी के अर्निंग ग्रोथ में देखने को मिल जाएगा वो। ओके, ठीक है। तो बैंक्स आपकी भी कन्विक्शन लिस्ट में सबसे ऊपर है। बस थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट, थोड़ा सा आपका व्यू पीएसयूज में जाना चाहूँगा। पीएसयूज का इस बार अब तक जो डोमिनेट करते आए हैं, आई मीन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को, वही लीडरशिप रखेंगे क्या विद इन बैंक्स? तो अपने देखे तो अभी पीएसयूज बेहतर किए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से, शेयर प्राइस में भी और अर्निंग्स में भी। और है ना पीएसयूज में अभी काफी है ना जो रिकवरी है, रिकवरी के समय पीएसयूज अच्छा करते हैं, तो इसलिए वो अच्छा करेंगे। दूसरा चीज जो है वो है ना गवर्नमेंट बोल रही है कि पीएसयूज में अभी है ना कुछ मर्जर करेंगे उन लोग 1-2 पीएसयू का, और थोड़े बड़े बड़े पीएसयू बना देंगे। वो किस शेप में आती है, किस क्या रुख लेती है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को। ओके ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। ये ऑटो Good स्टॉक्स में क्या व्यू है आपका? हीरो मोटोकॉर्प आज फ्रेश ऑल टाइम हाई पर, अशोक लेलैंड भी ऑल टाइम हाई के करीब है, काफी शानदार मोमेंटम देखा हमने मारुति जैसे स्टॉक्स में। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? तो जब से गवर्नमेंट जीएसटी का ना कट का ऐलान कर दिया, तब से कंज्यूमर स्टॉक्स में ना काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है, और ऑटो एक सेगमेंट है जो अच्छा लग रहा है। हम लोग का अनुमान अभी भी है कि जो कंज्यूमर स्टेपल्स है वहां पे इतना है ना शेयर प्राइस में बढ़त नहीं है, क्योंकि काफी महंगे सेक्टर्स है। पर ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे ऑटो होए या वाइट गुड होए या फिर है ना होटल एयरलाइन स्टॉक्स होए, वो सब में ज्यादा बेहतर है कंज्यूमर का डिमांड का खेलने के लिए। तो इसीलिए हम लोग को अभी भी अच्छा लग रहा है ये ऑटो स्टॉक्स। और ऑटो हम लोग काफी ऑटो एंसली से खेलते हैं, ऑटो ईएम से कम खेलते हैं, पर पूरा ऑटो पैक अच्छा लग रहा है। ओके, ऑटो पैक अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कोई और स्पेस जहाँ पर आप इस समय बुलिश हैं इन लेवल्स पर? तो सीमेंट एक सेक्टर है जहाँ पे हम लोग का ध्यान है। इस बार क्या हुआ कि बारिश थोड़ा ज्यादा आ गया, तो जो सीजनल इम्पैक्ट होता है बारिश का नॉर्मली सितंबर तक खत्म हो जाता है। इस बार बारिश इलोंगेट होने से ये क्वार्टर भी अच्छा नहीं रहेगा, पर उसके बाद है ना सीमेंट अगला 3-4 क्वार्टर अच्छा करना चाहिए। तो जैसे जैसे शेयर प्राइस घटे थोड़ा, सीमेंट एक सेक्टर है जो लेना चाहिए। दूसरा सेक्टर हम लोग ध्यान दे रहे हैं थोड़ा केमिकल्स पे, क्योंकि वहां पे अभी है ना जो टैरिफ है वो तो लग गया यूएस में। हो सकता है ये टैरिफ अगला 6 वीक 8 वीक में थोड़ा कम हो जाए। तो हम लोग ऐसे सेक्टर देख रहे हैं जहाँ पे इस टैरिफ के बाद भी थोड़ा वैल्यू ठीक है, यहाँ पैसा बनेगा, और यदि टैरिफ घट गया तो काफी पैसा बन सकता है। तो उस तरह से काफी स्टॉक्स मिल रहे हैं केमिकल सेक्टर में, तो उसको भी ध्यान दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल दूसरा सेक्टर है जहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहां भी टैरिफ के काफी है ना फियर्स थे। अब वो लग रहा है जैसे जेनरिक्स पे टैरिफ नहीं आने वाला है। आईटी पर आपका व्यू क्या है? अभी कुछ देर पहले ही हम यूएस में एआई स्टॉक्स के कोलैप्स होने की बात कर रहे थे, वो एक टेक्निकल इशू था। लेकिन यूएस के डेवलपमेंट्स को अगर आप देखें, चाहे वो ब्याज दरों की कटौती का क्रम, लेकिन फिर से एक बार इन्फ्लेशन का पिकअप होना, एआई स्टॉक्स का कोलैप्स होना, हमारे इस बार के नंबर्स डिसाइसिवली, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू है क्या आपका आईटी पर? तो देखिए आईटी पर हम लोग का भी 2-3 साल से नेगेटिव रहा है।
वो थोड़ा स्ट्रक्चरल व्यू है कि जैसे जैसे एआई आता है, इंडियन आईटीज का ग्रोथ रेट एकदम कम होते रहेगा। एकदम यदि शॉर्ट टर्म देखें तो ये स्टॉक्स ज्यादा चले नहीं है, तो हो सकता है डाउनसाइड में थोड़ा कम गिरे। पर हम लोग का है ना काफी अंडरवेट पोजीशन रहा है, और उसको हम लोग ने ना बेकरार ही रखा है कि अंडरवेट पे ही रह रहे हैं आईटी पे, क्योंकि यहाँ पे ना ये स्टॉक्स एक तरह से हो गए अभी कि इसका ग्रोथ रेट काफी कम ही रहने वाला है। अगले 3 साल भी यदि अर्निंग ग्रोथ रेट देखे तो एक तरह से हाई सिंगल डिजिट ही अर्निंग ग्रोथ देखने मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि वो जो एआई का पूरा एटमॉस्फेयर है उससे नंबर ऑफ कोडर रिक्वायर्ड कम होते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग का आईटी पे ना कोई ज्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं है। ओके, चलिए ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आज सुबह अगर आपने CNBC आवाज़ देखा था तो एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन पढ़ी होगी आपने, 7 बजे के शो में देखी होगी कि अब रेलवे स्टेशंस पर भी आपको कुछ ये बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स जैसे आउटलेट्स शायद दिखाई देंगे। और ऑब्वियसली ये नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, जी हाँ, रेलवे नेटवर्क कंपेयर टू एयरपोर्ट्स। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं पूरी खबर। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पहले पूछना चाहूँगा कि लास्ट आपने ट्रेन में कब ट्रैवल किया था? लास्ट मैंने ट्रेन में कब ट्रैवल किया? अहमदाबाद जब मैं वर्ल्ड कप फाइनल के लिए गया था तो मैंने वंदे भारत ट्रेन ली थी। ओके, वंदे भारत की तो खैर खाना और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप दूर डिस्टेंस की ट्रेन की बात करें तो लोगों को काफ़ी हद तक शिकायत रहती है। हालांकि स्विगी और जोमेटो तो वो आपकी सीट पर लाकर खाना दे देते हैं, लेकिन इससे अगर आप देखें तो बड़ा कन्वीनियंस बन जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो खबर पूरे QSR स्पेस के लिए और इनको पसंद करने वाले जो रेल यात्री हैं इनके लिए काफ़ी बढ़िया काम की खबर है। अब दरअसल अगर आप देखें तो केटरिंग को लेकर रेलवे में बड़ा बदलाव हुआ। इससे पहले अगर आप देखें तो क्योंकि सरकारी कायदा कानून होता है तो जितने कियोस्क वहाँ पर जारी किए गए थे उनमें लिस्ट में अगर आप देखें तो क्या होता है, टी स्टॉल है, मिल्क बार है, जूस बार है, यही अलाउड था। लेकिन अब अगर आप देखें तो सिफारिश के बाद इनमें QSR को भी जोड़ा जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो ये बिडिंग के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं और इसी के चलते आप देखेंगे कि आगे जाकर जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेशंस हैं, यहाँ पर आपको जैसे बर्गर किंग हो गया, KFC हो गया या फिर सफायर फूड्स है, पिज़्ज़ा हट जैसे जितने भी आउटलेट्स हैं ये आपको उपलब्ध होते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि सर आप बता रहे थे कि रेलवे के एयरपोर्ट्स के मुकाबले अगर आप रेलवे का नेटवर्क देखें तो बहुत ह्यूज है, ह्यूमंगस है, बड़ी अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड होती है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो आज के सत्र में सभी, चाहे वेस्टवर्ड फूडवर्ड को देखें, रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया है, देवयानी इंटरनेशनल, जुबलेंट फूडवर्क्स, सभी में तेजी नजर आ रही है। ऑलराइट, शुक्रिया आशीष तो ये इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। और देखते हैं, होपफुली नेक्स्ट ईयर एक वापस रेल ट्रैवल करें तो देखें कुछ चेंजेस हुए या नहीं है। इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट अभी भी थोड़ा प्रेशर में है, ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी प्रेशर, हालांकि बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है थोड़ा निफ्टी को सपोर्ट करने की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।